हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग प्रस्तावना के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग प्रस्तावना को जाने, प्रस्तावना का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसका संविधान में उद्देश्य क्या है, इन सारी बातों को जाने। आज जो है संविधान के मर्म को समझने के लिए 3 भागों में बांटा, जिसमें पहला था संविधान में जो अधिकार है उसका स्रोत, दूसरा पर है नेचर ऑफ इंडिया यानी भारत की प्रकृति को जाने, और तीसरा जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये शुरू करेंगे। तीसरा जो समझने का जो तरीका था वो संविधान का उद्देश्य, कि इसका क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। तो आइए इन उद्देश्यों को एक एक करके जानते हैं कि न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता या समता क्या है और बंधुत्व इसका क्या उद्देश्य है। जस्टिस, न्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक मूल अवधारणा है। जहाँ भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी उसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट होगा वो न्याय ही होगा। जहाँ न्याय नहीं होता है वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसी को सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावना में 3 रूपों में न्याय की बात कही गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो आइए हम जानते हैं कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय का अर्थ है एक भेदभाव रहित समाज की स्थापना। ऐसी समाज की स्थापना जहां हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना जो है समान व्यवहार करना जो है सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा आय व संपत्ति जनित असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हमने देखा है कि जो आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय के लिए जो कहीं भी जो है जैसे नौकरी वगैरह में, पढ़ने लिखने में भी जो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, ये आरक्षण की प्रावधान क्यों किया गया है? क्योंकि असमानता को दूर करने के लिए जो उच्च वर्ग के लोग थे और जो निम्न वर्ग के लोग थे उसे बराबर में लाने के लिए जो निम्न वर्ग के लोग थे उसे आरक्षण दे करके उसे जो है बराबर में उसे समान बनाने का प्रण किया गया। ऐसा जो है संविधान में वर्णित है। तीसरा जो है राजनीतिक न्याय है। हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वे किसी सार्वजनिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या फिर राष्ट्रपति बनने की। जैसे वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से कोई भी व्यक्ति आ सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी क्षेत्र से आते हो भारत के अंदर, या किसी भी भाषा के लोग हो, उसे जो है समान अधिकार दिया गया है। आगे जो है स्वतंत्रता की जो बात कही गई है, इसका मतलब है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक ना होना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, कहीं भी अपना विचार को अभिव्यक्त करने का अधिकार, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उपासना की स्वतंत्रता, जिसे मन हो आप उस पर विश्वास कर सकते हो, उसकी उपासना कर सकते हो। मतलब
ये कि हर व्यक्ति को सोचने और सपना देखने की आज़ादी है। अपनी सोच को अभिव्यक्ति करने की यानी लोगों के सामने अपना विचार रखने का भी आज़ादी है। अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज़ पर विश्वास करने की भी आज़ादी है। किसी भी धर्म का पालन करने की भी आज़ादी है। अपनी इच्छा अनुसार पूजा पद्धति को अपना सकने की भी आज़ादी है। तो ये है स्वतंत्रता। समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है? इसका अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास या प्रबंध या उपबंध। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है, यानी गरिमा। हर एक व्यक्ति की अपनी गरिमा है। जैसे कभी देखे होंगे कि जिस व्यक्ति को अगर गरिमा को ठेस पहुंचता है तो वो क्या करता है कि जो है मामला दर्ज कर देता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करती है। इसके लिए संविधान में ढेरों प्रावधान है, जैसे कि मूल अधिकार के तहत समानता का अधिकार या समता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में दिया गया है, जो कि फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने के बाद जो है कितने प्रकार का अधिकार जो हमें संविधान से मिला है उन सारी बातों को जो है इसमें दिया गया है। तो इसी प्रकार के अनुच्छेद जो है 325, जिसमें कि कहा जाता है कि धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। 326 में है कि जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान किया है। इसे विस्तार से पढ़ने के लिए जो है आप अगला वीडियो जो है देख सकते हैं। आर्थिक समानता को स्थापित करने हेतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पुरुष और महिला का समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का भी अधिकार दिया गया है। आगे जो है प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है। व्यक्ति के गौरव या गरिमा का अर्थ है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना का अंतिम जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है कि भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता व्यवस्था के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया है। मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 में भी कहता है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना साफ साफ कहती है कि बंधुत्व में दो बातें को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि अखंडता शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। आइए आप जानते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, इसका क्या महत्व है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार कहलाता है। यही महत्व है। इसमें जो है संविधान सभा की महान आदर्श सोच को दर्शाता है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं को परिलक्षण करती है। तीसरा जो है संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना का यही महत्व है। अब आइए हम जानते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। संविधान सिर्फ वो पुस्तक नहीं है जिसमें कि 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, बल्कि संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं वे भी संविधान है।
संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या या कोई निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाती है वो भी संविधान का अंग है। संविधान की जो सही समझ या व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए जो विधिक जो लीगल जो कमेंट्री जो है या टीकाएं जिसको कहते हैं लिखी जाती है वो भी संविधान है। इसके अलावे संवैधानिक परंपराएं जो कहीं लिखी गई नहीं होती है वो भी संविधान का एक अंग है। तो इसी तरह से जो है कह सकते हैं कि प्रस्तावना भी संविधान का अंग है। यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है कि बेरूबारी मामले में जो 1960 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। दरअसल मामला था इसका ये था कि क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, जिसमें कि बेरूबारी केस में भी कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। लेकिन इसका जो मामला था कि 1958 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फिरोज शाह नून से बेरूबारी नामक जगह को पाकिस्तान को देना चाहते थे। वो समझौता कर लिया था, लेकिन पंडित नेहरू ने समझौता तो कर लिया, लेकिन उसे किस कानून के तहत सौंपा जाएगा ये एक बड़ा सवाल था। यही विवाद जो है कुछ मामलों को लेकर प्रस्तावना पर शिफ्ट हो गया। जैसा कि प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी कि भारत जो चाहे अपनी मर्जी से फैसले ले सकता है। लेकिन सवाल यही था कि क्या इसको आधार बनाकर देश के टुकड़े को किसी और देश को सौंपा जा सकता है। और जो दूसरा जो प्रश्न था लोकतांत्रिक को लेकर, इसका मतलब है कि जनता सर्वोच्च है, जनता ने ही सरकार को चुना है। फिर यहाँ पर सवाल ये था कि जिन लोगों ने सरकार को चुना है क्या उन लोगों को उनकी भूमि सहित दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं, इसीलिए इसमें क्या लिखा गया है उससे क्या फर्क पड़ता है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। इसे सुप्रीम कोर्ट का एक गलत निर्णय लोगों ने माना, क्योंकि संविधान सभा ने प्रस्तावना को संविधान के एक हिस्से के रूप में माना था, जो कि इस निर्णय को 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुधारा गया और अब ये संविधान का एक अंग ही नहीं बल्कि अभिन्न अंग है। अब आइए हम जानते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसे जो है जानने के लिए इसके इतिहास को जानना पड़ेगा कि संविधान में जो संशोधन किया जा सकता है, तो संविधान में जो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो शुरुआत में तो ऐसा नहीं था कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी तो 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भी संशोधन की। अब आइए इसके हम नीचे जो सैद्धांतिक बात है उसे हम जानते हैं कि जो जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा कि बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं, इसीलिए प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन होगा ही क्यों। लेकिन केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे दुरुस्त करने के लिए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक प्रावधान जोड़ दिया गया है कि संशोधन के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है, यानी उसमें जितनी भी बातें कही गई है, जितना भी शब्द है, उस शब्द को आप संशोधित करके नहीं हटा सकते हैं। अब जबकि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता था, तो हमारे जो तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ट्राई भी किया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्दों को जोड़ दिए। क्या जोड़े? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। चूँकि ये 3 शब्द संशोधन को मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए ये अभी भी प्रस्तावना का हिस्सा है। क्योंकि समाजवादी तो था ही, धर्मनिरपेक्ष भी था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। एकता भी था, जिसे कि अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। इसीलिए जो मूल शब्द था उसको कोई हानि नहीं पहुंचा, इसीलिए जो है
इसे कर दिया गया। अब जो लास्ट है कि क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय है, जो है इज द प्रिम्बल इन्फोर्सेबल। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह मूल अधिकार परिवर्तनीय है, यानी कि इन अधिकारों के हनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है, तो क्या उसी तरह से प्रस्तावना में लिखी गई बातों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है? तो इसका जवाब जो है अपने आप में नहीं है, यानी कि ये संविधान के किसी अन्य प्रावधान के आधार पर परिवर्तनीय हो सकता है। जैसे कि मूल अधिकार परिवर्तनीय है और स्वतंत्रता का अधिकार उसका एक भाग है, तो इसके तहत प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र दिया गया है उसे भी जो है परिवर्तन किया जा सकता है। धन्यवाद।